इस टॉपिक में क्या करना है कि जो पार्टिकल है एक बॉक्स में है, कंसीडर करना है इन वन डायमेंशनल। मान लो कि जैसे ये पार्टिकल, ये पोटेंशियल वेल है, तो आपने कंसीडर करना है कि पार्टिकल्स जो है इस पोटेंशियल वेल में है। ये जो एक बॉक्स है, पार्टिकल्स इसके बीच में ही लाई कर रहे हैं। इधर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, इधर भी 0 है। ठीक है, तो सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं इस बॉक्स के अंदर हैं। ये रीजन 1 है, ये रीजन 2, ये रीजन 3। तो आपने साई फंक्शन निकालना है, वेव फंक्शन की वैल्यू निकालनी है हर रीजन के लिए जब पार्टिकल्स जो है एक बॉक्स में है। तो आपने इस सारे, इस जो रिप्रेजेंटेशन है पार्टिकल इन ए बॉक्स, उसको एक पोटेंशियल वेल से डिजाइन किया कि मान लो ये पार्टिकल्स जो हैं इस पोटेंशियल वेल में पड़े हैं। ठीक है, और रीजन 1 में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, साई स्क्वायर क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो रीजन 1 में भी प्रोबेबिलिटी 0 है, थर्ड में भी 0 है। तो आपका काम बचा यहाँ पर वैल्यू पता करना साई की। तो आपने लास्ट एक्सप्रेशन जो है आपका वो साई का आएगा और आप एनर्जी की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, वेव की वैल्यू निकालोगे और एनर्जी लेवल्स निकालोगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे करना है ये टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। लिखना स्टार्ट करो। कंसीडर a free particle of mass m. Consider free particle of mass m confined to move in 1D box of length L। मतलब क्या है कि पार्टिकल जो हैं इस बॉक्स के अंदर ही होंगे। ठीक है, इफ वी रिप्रेजेंट दिस इन वे ऑफ ए पोटेंशियल वेल, तो आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखो यहाँ कि लेट अस रिप्रेजेंट दिस, ये जो मूवमेंट है पार्टिकल इन ए बॉक्स, जो रिप्रेजेंटेशन है उसको आप पोटेंशियल वेल से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, लेट अस रिप्रेजेंट this by an infinite potential well। infinite potential well तो आपने ये आपको मैंने पोटेंशियल वेल जो था क्रोनिग पेनी मॉडल जब किया था तब उसके बारे में बताया था कि इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऐसे है, ऐसे, और इसके ये बैरियर्स होते हैं और ये आपका पोटेंशियल वेल की डेप्थ है। ठीक है, ये वेल है मतलब कुआं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके अंदर कन्फाइंड है, मतलब उसकी बाउंड्रीज जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके बीच में है, मतलब x इज इक्वल टू 0 से लेकर, अगर लेंथ जो है बॉक्स की l है, मतलब l, तो ये एक नॉन पेनिट्रेबल वॉल्स हैं इस बॉक्स की। मतलब पार्टिकल्स जो हैं यहाँ जाएंगे और यहाँ से इलास्टिकली वापस भी आ जाएंगे। ये इलास्टिक वॉल्स हैं, नॉन पेनिट्रेबल वॉल्स हैं। और यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे भी पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी जो है 0 होगी। तो पार्टिकल्स जो होंगे इसके अंदर होंगे। और आपने पोटेंशियल वेल, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में क्या होता है कि बैरियर के ऊपर पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है और यहाँ पे पोटेंशियल इनसाइड दिस वेल 0 होता है। ये आपने पढ़ा था क्रोनिग पेनी मॉडल जब
बताया था, उस टाइम पोटेंशियल वेल समझाया था आपको, ठीक है। तो आपने इस सारे रिप्रेजेंटेशन को जो पार्टिकल 1D बॉक्स में है ऑफ लेंथ L, तो इसको आपने रिप्रेजेंट किया एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल से। तो यहाँ पे आप लाइन लिखोगे, पोटेंशियल V इज डिफाइंड एज potential well such that potential V is defined as V is equal to 0। 0 होगा जब x जो है 0 से L तक होगा, और V की वैल्यू इनफाइनाइट होगी फॉर x लेस देन 0। यहाँ पर 0 है तो ये x लेस देन 0 हो गया ना, ये पूरी लाइन है, यहाँ x 0 है, ये x L है, ये x लेस देन 0 है, और यहाँ पर ये इस वैल्यू को आप बोलोगे x ग्रेटर देन L, L से बड़ी है, फॉर x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन L। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आपने एक्सप्रेशन निकालना था पार्टिकल इन अ बॉक्स, उसको आपने इस पोटेंशियल वेल से डिफाइन कर दिया। अब पोटेंशियल वेल क्या होता है, यहाँ पर आपको बताया था ये बैरियर्स होते हैं, ये पोटेंशियल ये वेल है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 होता है, बैरियर के ऊपर इनफाइनाइट होता है, और आपने कंसीडर किया कि पार्टिकल इसके अंदर ही रहेंगे, मतलब 0 से L तक ही रहेंगे, और आपने ये चीज लिख ली, इसको आप आगे यूज करोगे इनमें। और रीजन 1 and 3rd psi is 0, that is which means कि psi स्क्वायर भी 0 होगा। और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग electrons in region 1 and region 3 is 0। इसका मतलब है कि पार्टिकल सारे के सारे अंदर हैं, ठीक है, जो आपने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था। तो मतलब आप रीजन 2 के लिए निकालोगे अब वेव फंक्शन, ठीक है। इसके यहाँ पे साइज 0 है, यहाँ भी साइज 0 है, यहाँ के लिए निकालोगे। तो लिखो रीजन फॉर रीजन 2, रीजन 2 के लिए निकालोगे आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर wave equation for the wave function of a particle moving along a straight line क्या जाएगा, d square psi by dx square plus 2m by h cross square e minus b psi is equal to 0। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखी है क्योंकि आपकी वेव जो है स्टैंडिंग वेव की तरह बिहेव कर रही है। आपको पता है कि श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो है, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ये स्टेशनरी वेव्स के लिए यूज करते हो आप, स्टैंडिंग वेव्स के लिए। और आपका पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स, वो भी उनका भी मूवमेंट कैसा है, पार्टिकल बॉक्स के अंदर अंदर रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। जैसे स्ट्रिंग है, स्टैंडिंग वेव कैसे होती है, ये जो स्ट्रिंग है इसको दोनों एंड से बांध दो, ठीक है, तो ऑसिलेशन इसके अंदर अंदर ही होती है, ऐसी होगी ऑसिलेशन या ऐसी होगी, ये इन दोनों एंड के बीच में ही होगी, ठीक है ऑसिलेशन। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है स्टैंडिंग वेव्स में, पर ऑसिलेशंस तो हो रही है ना। वैसे ही हमारे पास पार्टिकल बॉक्स में हो रहा है, अंदर जो है मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, पर बाहर जो है
पार्टिकल नहीं जा सकता है, तो इसलिए आपने श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखी है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस के लिए लिखा सिर्फ आपने ये श्रोडिंगर इक्वेशन। अब रीजन 2 में v की वैल्यू कितनी थी, किसी को पता है? ये जो मैंने अभी बताया था, v की वैल्यू यहाँ भी बताई थी, यहाँ भी, यहाँ भी। 0 0। गुड। यहाँ पे रीजन 2 के लिए v 0 पुट कर दो। v is equal to 0 for region 2, b square psi dx square plus 2m by h cross square e psi is equal to 0। v की जगह 0 पुट किया, बाकी इक्वेशन वैसे लिख दी। और ये जो 2m e by h क्रॉस स्क्वायर है, इसको k लिख लिया मैंने, d स्क्वायर k स्क्वायर लिख लिया, dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको ऐसे भी आगे लेके जा सकते हो टर्म को, वेयर k स्क्वायर इज इक्वल टू 2m e by h क्रॉस स्क्वायर। इसको मान लिया था आपने फर्स्ट इक्वेशन। इसको मान लिया सेकेंड इक्वेशन। इसको थर्ड बोल लो, k की वैल्यू को। जनरल सॉल्यूशन जो है, ये जो इक्वेशन सेकंड है, जनरल सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन सेकंड होगा साई इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स प्लस b माइनस आयोटा के एक्स। अब क्या करना है आपने, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और ये वेव फंक्शन जो है इसकी वैल्यू पता करनी है कि कितना साई है। तो ए और बी फाइंड करने के लिए आप जो बाउंड्री कंडीशंस लगाई थी उसकी हेल्प लोगे। टू फाइंड ए एंड बी, ए और बी फाइंड करना है आपने। वी आर यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस, तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन आपने यूज की कि x 0 पे साई 0। देखा x 0 है यहाँ पे, यहाँ इस वैल्यू से लेकर इस पूरे रीजन में साई 0 था। वैसे ही यहाँ पर देखा था आपने x ये l है, ये x l से इधर वाला सारा रीजन यहाँ पे भी साई 0 है। तो ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पहले लगाओगे, फिर सेकंड स्टेप में सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाओगे। हमारा मेन मकसद ये क्यों कर रहे हो, ये आप कर रहे हो ए और बी फाइंड करने के लिए। तो साई 0 और x 0 पुट करो इस इक्वेशन में। इसको फोर्थ इक्वेशन मान लो, ये थर्ड थी, इसको फोर्थ मान लो। यहाँ पे साई 0 पुट किया, ए आयोटा, x की जगह 0 पुट कर दो, प्लस बी ई माइनस 0, x की जगह 0 पुट किया मैंने। ये E01 होता है, ये भी ऐसे ही है ना, E1 बाय E0, E01 1 बाय 1 0 और 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सिंपल सॉल्यूशन है। तो आप इसको लिख लो b इज इक्वल टू माइनस ए, या फिर
a इज इक्वल टू माइनस बी, जैसे मैं लिख दो। तो ये जो b इज इक्वल टू माइनस a है, इसको आप फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दो, जो आपके पास सोल्यूशन था ना, पुट इन फोर्थ इक्वेशन, यही वाला, ये जो फोर्थ इक्वेशन है इसमें पुट करो तो साई इज इक्वल टू a, दोनों तरफ a आ जाएगा, b की जगह आपने माइनस a पुट कर दिया, आयोटा के एक्स, a बाहर कर दिया, e आयोटा के एक्स माइनस e माइनस आयोटा के एक्स, ये रह गया। नीचे और ऊपर ना आयोटा के से मल्टीप्लाई, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये क्यों किया? क्योंकि ये देखो ये फॉर्मूला बन गया ना साइन की एक्स का, साइन की एक्स का किसी को फॉर्मूला पता हो अगर, ठीक है, ये देखो एक्सपोनेंशियल आयोटा की एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल ई आयोटा की एक्स डिवाइड बाय 2 आयोटा, ये साइन की एक्स का फॉर्मूला है। मैथ्स के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये साइन ए एक्स, ठीक है, ये 2 आयोटा इसके साथ लिख लो, 2 आयोटा ए साइन के एक्स, साइन, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, ये जो 2 आयोटा ए है ना, इसको सी मान लो, ठीक है, सी साइन के एक्स, यहाँ लिख लो वेयर सी इज इक्वल टू 2 आयोटा ए। इसको इक्वेशन 6 मान लो। ये है इक्वेशन 6। तो अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगाओ और इसको थोड़ा सा और बढ़िया से सिंप्लीफाई करो, साई इज इक्वल टू सी साइन के एक्स तक तो आ गया, अब और अच्छे से आप रीजन 2 के लिए निकाल रहे हो ये, ठीक है, रीजन 1 और 3 के लिए तो आपको पता लग गया कि प्रोबेबिलिटी 0 है, तो रीजन 2 के लिए लिख रहे हो सिर्फ आप, साई इज इक्वल टू ये साइन सी साइन के एक्स। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन बताओगे, एक्स जो है ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन l, एक्स एल जो है एल के, एक्स एल से इधर की तरफ सारा साई जो है 0 होगा, पहले आपने एक्स 0 पर किया, ठीक है, बाउंड्री के ऊपर भी वही वही कंडीशन लगेगी, ठीक है, विद इन जो है वहां पर साई नॉट इक्वल टू 0 है, पर एक्स 0 टू एक्स समथिंग जो भी होगा, मतलब ये भी इंक्लूडेड है बाउंड्री भी, ठीक है, तो यहां से यहां तक 0 है, एक्स एल से आगे 0 है सारा, तो एक्स एल पर भी बाउंड्री के ऊपर भी प्रोबेबिलिटी जो है 0 है। तो अब ये वैल्यू पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करना, अब इसको ही सिंप्लीफाई करना है ना आगे हमने, तो इसमें वैल्यू पुट करो एक्स एल और साई 0, साई की जो ये है ना वैल्यू, साई इज इक्वल टू सी साइन के एक्स, इसमें वैल्यू पुट कर दो, साई की जगह 0 पुट कर दिया, सी साइन के एल, ये आ गया, तो यहां से आप के एल जो है साइन के एल 0, अब साइन 0 कब होता है? n पाई पे। वेरी गुड, ठीक है, तो के एल जो है, मतलब के एल जो है वो एन पाई हो जाएगा, यहां से के की वैल्यू जो है एन पाई बाय एल आ जाएगी, ये आ जाएगा एन पाई बाय एल, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, आपने के की वैल्यू एक और भी लिखी थी है ना, और एक 2m by h square। हाँ, तो वो आपने इक्वेशन 3 मानी थी, 2me बाय एच क्रॉस स्क्वायर मानी थी ना, तो उस उन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो और e की वैल्यू निकाल दो, इसको आप मान लो 8th इक्वेशन, इसको 8 नंबर डाल दो,
इक्वेशन 8th और 3rd को इक्वेट करो और जो ई की वैल्यू है वो पता करो और बताओ कितना है। मैम n स्क्वायर बाई स्क्वायर रिड्यूस वैल्यू ऑफ फ्लैंक कांस्टेंट स्क्वायर बटा l स्क्वायर बटा 2m। हाँ ठीक है, दोबारा से बोलना। एन स्क्वायर पाई, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर बटा l स्क्वायर 2m। बिल्कुल ठीक है। ये ऊपर वाला रेस कर रही हूँ मैं। तो फ्रॉम 3rd एंड 8th ई की वैल्यू आ जाएगी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच डॉट स्क्वायर है ये, ठीक है, 2m l स्क्वायर, ठीक है, l स्क्वायर 2m जैसे आपने बोला, ठीक है। n जो है यहाँ पर क्वांटम नंबर है और e डिपेंड्स अपॉन n, मतलब e जो है क्वांटम नंबर n पर डिपेंड कर रही है। तो e की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, चलो n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर 2m l स्क्वायर, मतलब e जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर n है, वेयर n इज क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। तो और e जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द बॉक्स भी है। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्या रिलेशन है लेंथ के साथ, और ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। उसी तरह से E1 E2, यहाँ पर En ये लिख सकते हो आप। तो अगर E1 के लिए यहाँ पर 1 आएगा, 2 के लिए 2 आ जाएगा, तो आप अलग अलग लेवल्स जो हैं वो डिफाइन कर सकते हो, E1 E2 E3, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे, फॉर n इक्वल टू 1 E1 यहाँ से कितना आ जाएगा, n की जगह 1 पुट कर दो ना, पाई h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m l स्क्वायर। E2 जो है वो आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 4 पाई h क्रॉस स्क्वायर। अच्छा ये 2 से ऊपर कैंसिल हो जाएगा ना, तो आप मैम आपने पाई स्क्वायर नहीं किया। पाई स्क्वायर आएगा, हाँ पाई स्क्वायर h स्क्वायर 2m l स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पाई h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर 2m l स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। उसी तरह से सो ऑन आप लिख सकते हो। तो ये सारा का सारा ये E1 है, पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2m l स्क्वायर, तो आप इसको ये 4E1 भी लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह से E3 आएगा, E3 की वैल्यू आप लिखोगे जब 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाय, यहाँ पर 3 आ जाएगा ना, 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाय दिस वन, तो उसको आप लिख सकते हो 9E1, ठीक है, 9E1। 3 स्क्वायर क्या आएगा, 9 आ जाएगा ना, तो ये 9E1। उसके बाद 16E1, ठीक है, E4 जो है हो जाएगा 16E1। तो मतलब ये इस तरह से एंड सो ऑन लिख लो, एंड सो ऑन, ये लेवल्स ऐसे आते रहेंगे। आप इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसे बना सकते हो। n इक्वल टू 1 के लिए ये E1 हो गया, फिर n इक्वल टू 2 के लिए 4E1 हो गया, फिर n इक्वल टू 3 के लिए 9E1 हो गया, इस तरह से सो ऑन ये बना लो। फिर उसके बाद एक लाइन लिख सकते हो साथ में कि ये लेवल्स क्या हैं, E1 4E1 9E1 16E1, hence energy is
क्वांटाइज्ड। दैट इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ई। E1 क्या है एनर्जी, E1 फॉर फर्स्ट लेवल n इक्वल टू 1 के लिए आप लिखोगे hence energy is quantized। ये जो अलाउड वैल्यूज ऑफ एनर्जीज हैं इनको आप एनर्जी लेवल्स बोल लो या आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी बोल लो। ये जो पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2ml² है इसको आप 0 पॉइंट एनर्जी भी बोलते हो, ठीक है। ये जो ये है ना इसको आप 0 पॉइंट एनर्जी, मिनिमम पॉसिबल एनर्जी पोजेस्ड बाय 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी क्या है, मिनिमम पॉसिबल एनर्जी मिनिमम possible energy possessed by the particle possessed by the particle inside the box is called 0 point energy, is called 0 point energy। ये लिख लेना दोबारा से, E1 is equal to pi square h cross square by 2ml square is 0 point energy। आप वेव फंक्शन साई की वैल्यू भी निकालनी है, यहां से तो आपने ई की वैल्यू निकाली ना, साई तो आपने मेन तो आपने साई फंक्शन निकालना है। साई इज इक्वल टू सी साइन के एक्स तक स्टॉप कर दिया था आपने, उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और वैल्यू लिख लेते हैं उसकी वेव फंक्शन की। वेव फंक्शन वेव फंक्शन जो था इक्वेशन सिक्स पे आपने स्टॉप कर दिया था कि साई इज इक्वल टू सी साइन के एक्स, फ्रॉम इक्वेशन सिक्स साई इज इक्वल टू सी साइन के एक्स। इसको और सिंप्लीफाई करना था ना आपने, तो सिंप्लीफाई करके पहले के को इक्वेट करके ई की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, एनर्जी लेवल्स। बट उसको ही अब वेव फंक्शन जो था, या तो पहले साई को ही लिख लेते आप बाद में ई लिख लेते तो भी ठीक था। साई इज इक्वल टू सी साइन के एक्स, यहां से आपने वैल्यू पुट करो, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करके लिखना है आपने। साई इज इक्वल टू इक्वेशन 7 में जो के की वैल्यू लिखी थी ना के स्क्वायर, वहां से के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। साइन बोलना के की वैल्यू क्या लिखी थी, के स्क्वायर लिखा था ना, तो वहां से के आ जाएगा आपका ये यहाँ से n पाई बाय एल, ठीक है, n स्क्वायर n पाई बटा l, n पाई बाय एल है ना, तो n पाई बाय एल। इक्वेशन 7 बना सकते हो जो आपने लिखी थी, के की वैल्यू सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाई थी ना, सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद के की वैल्यू आई थी आपके पास जब आपने एक्स एल और साई 0 पुट किया था।
तब आपके पास k की वैल्यू आई थी इक्वेट करके n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय l स्क्वायर, सॉरी k की वैल्यू आई थी n पाई बाय l, वो यहाँ पर पुट कर दी। अब प्रोबेबिलिटी, ये जो साई आ गया ये इतना आ गया, और इसको और सिंप्लीफाई करके c की वैल्यू निकाल सकते हो आप। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी P is equal to psi star x psi x। एक बार c sin n पाई पाई x बाय l, क्या किया, इसी को लिखोगे आप, दो फंक्शन लिए साई स्टार और साई, ठीक है, c साइन n पाई x बाय l, ठीक है, और एक बार और लिख दिया c साइन n पाई x बाय l, ये आ जाएगा c स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x बाय l। ये साई स्टार साई की वैल्यू आ गई, साई स्टार साई। ये आप क्यों कर रहे हो, सी की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हो, फिर बाद में इसी में पुट करेंगे और साई फंक्शन लिख देंगे। आप यहाँ तक छोड़ोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, बट आगे थोड़ा सा लिख दोगे तो ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये हो गया, साई स्टार साई इज इक्वल टू दिस वन। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है x और l के बीच में 1 है, ठीक है, x 0 से x l के तक यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो थी वो 1 थी, ठीक है, पार्टिकल जो है इसके अंदर कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो थी यहाँ पर 1 है, तो इसलिए आप लिखोगे सिंस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी between x0 to xl between x0 to xl is कितनी होगी, 1. 1। इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से l तक, साई स्टार साई, ठीक है, dx इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू थी, c स्क्वायर बाहर कर दिया, इसके इंटीग्रेशन कर दो, c स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x l dx, ये इंटीग्रेशन कर दी 0 से l तक 1, ठीक है, सी स्क्वायर बाहर कर दिया आपने, साइन स्क्वायर n पाई x बाय l dx इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू पुट किया आपने जस्ट यहाँ से यहाँ। आगे जस्ट फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट करके सीधा लिख रही हूँ, लेक्चर का टाइम हो रहा है, ठीक है, c की वैल्यू जो है इसके इंटीग्रेशन की है जस्ट, ठीक है, पहले इसको फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस, इसको पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस 2 n पाई x बाई l से, ठीक है, ये फॉर्मूला पुट किया, उसके बाद अलग अलग इंटीग्रेट किया, लिखना है तो लिख देती हूँ, चलो c स्क्वायर बाय, यहाँ इसका फॉर्मूला लिखो 0 to l
1 माइनस cos 2n pi x by l डिवाइड बाय 2। ठीक है, बाहर ये dx इज इक्वल टू 1। ये देखो, ये फॉर्मूला होता है इसका साइन स्क्वायर एक्स का। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स का ये क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस, इसको साइन स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखना हो तो ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2, ये होता है फॉर्मूला। इसको जस्ट फॉर्मूला चेंज किया और फिर अब इंटीग्रेट करेंगे इसको। ठीक है, तो सी स्क्वायर बाय 2, 2 कॉन्स्टेंट था बाहर रख लिया, 1 की अलग से इंटीग्रेशन कर ली, इसकी अलग से इंटीग्रेशन कर ली, cos 2n पाई x बाय l dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन l आ जाएगी और दूसरे इसकी इंटीग्रेशन 0। ठीक है, ये x की इंटीग्रेशन क्या है, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 l सॉरी x होगी ना, इसकी इंटीग्रेशन x हो जाएगी और ये लिमिट है। ठीक है, 0 to l। ठीक है, इसको सॉल्व अलग से करोगे जब, तो इसकी 0 आती है। ठीक है, तो इसको सीधा वैल्यू पुट की आपने, इसको l लिख लिया, सी स्क्वायर बाय 2 l माइनस ये 0 है इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से c की वैल्यू डायरेक्ट लिखती हूँ 2 बाय l। ठीक है, c की वैल्यू जो आई उसको पुट कर दोगे आप, तो इसलिए therefore normalized wave function psi जो है वो आ जाएगा 2 बाई l साइन n पाई x बाई l। ठीक है, आप अगर सॉल्व नहीं भी करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी लिख दोगे आफ्टर सॉल्विंग, जो नीचे इंटीग्रेशन थी ना, ये ना करो, सीधा आप लिख दो आफ्टर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन c इज इक्वल टू दिस वन, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास वेव फंक्शन की। तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये वैल्यू याद रखना, साई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाय l साइन